हमने पिछले क्लास में वेक्टर्स किया था, राइट। एक्चुअली आज का जो क्लास है ये भी वेक्टर का ही क्लास है और ये उसी क्लास का रिपीटिशन होने वाला है एक तरह से। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछला क्लास था वेक्टर का क्लास अच्छा था, जो भी स्टूडेंट्स उस क्लास को देख के सब कुछ समझ गए हैं, वेरी गुड, वो भी क्लास अच्छा था। बट मैंने उस लेक्चर को दोबारा देखा और मुझे लगा कि जहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट है और जिस कॉन्सेप्ट के बाद कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम संभव है बनाना, तो वहाँ पे उसको किया जाना चाहिए था, किया जा सकता था उसमें भी। उसी लिए ये जो क्लास होगा, जैसा आप थंबनेल पे भी देख पा रहे होंगे कि ये भी वेक्टर अलजेब्रा 1 ही है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर को थोड़ा सा मुझे लगता है कि और अच्छे से किया जा सकता है, पिछले क्लास से भी ज़्यादा अच्छे से। तो सब कुछ ठीक है पिछले क्लास में, बस उसमें कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इलस्ट्रेशंस जहाँ पे होने चाहिए थे, जैसे कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैंने कराया, उसको कराने के जस्ट बाद मुझे एक प्रॉब्लम वहाँ पे बनाना चाहिए था आपके लिए। वो मैंने उस दिन नहीं किया। वो उसका कारण था, मुझे लगा कि ये लंबा टॉपिक है, इसका जो थियोरेटिकल पोर्शन है पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर प्रॉब्लम्स को करेंगे। बट बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उस तरह से हो सकता है कि समझ में ना आए, ठीक है। और यही कारण है कि आज का जो क्लास है ये होगा वेक्टर अलजेब्रा 1 का, जहाँ से हम लोग वेक्टर को स्टार्ट करेंगे और इसको एक नए तरीके से करेंगे थोड़ा, ठीक है। और अगेन मैं कह दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछला क्लास देख के उतना वेक्टर सही से समझ लिया है जितना मैंने कराया है, तो दैट्स ग्रेट फॉर देम, कोई दिक्कत नहीं है आज का लेक्चर देखने की। हाँ, आज का लेक्चर देखेंगे तो हो सकता है कि उन्हें कुछ नई चीज़ें जानने को मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज करा है सब कुछ। तो इसीलिए आज एक्चुअली में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को सही मायने में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आज वेक्टर अलजेब्रा 1 हो जाएगा और कल जो है वेक्टर अलजेब्रा 2 करके, वेक्टर अलजेब्रा 2 और मैक्सिमम 3, यानी कि टोटल 3 लेक्चर हो सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा में, और उन तीनों में पूरे वेक्टर को हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो कल हमारा वेक्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। और परसों हम इनइक्वालिटी करेंगे थोड़ा, जैसा कि मैंने कहा था, इनइक्वालिटी रिलेटेड टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इनइक्वालिटीज़ करेंगे और उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू कर देंगे। यही आपसे मुझे आज कहना था शुरू में। लेट्स स्टार्ट वेक्टर्स। चलिए, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब वेक्टर्स और स्केलर्स क्यों? जब हम लोग वेक्टर को देखते हैं, वेक्टर को शुरू करते हैं, तो वेक्टर अकेले नहीं पढ़ा जा सकता है। वेक्टर पढ़ने के लिए हमें स्केलर्स पढ़ना जरूरी है। तो जब भी हम वेक्टर करेंगे तो हमें वेक्टर्स के साथ साथ स्केलर्स का भी कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके डिफाइन करते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स एक्चुअली में होते क्या है, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। आप यहाँ पे ओरिजिन पे खड़े हैं, ये ओरिजिन O है, यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट है P, यहाँ पे कहीं कोई ऑब्जेक्ट है P। अब यहाँ पे आप खड़े हैं, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा आदमी आपके पास आता है और पूछता है कि P की कितनी दूरी है। मान लीजिए कि आपको P की दूरी पता है, P की जो दूरी है वो इस तरह से दूरी है इसकी, मान लेते हैं हम 3 किलोमीटर, और डायरेक्शन इसका हम इस एरो से दिखा पा रहे हैं, ये डायरेक्शन है आपके इस पोजीशन से P की दूरी और उसका डायरेक्शन दोनों आपको अब यहाँ से दिख रहा है, और अज्यूम करिए कि ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब वो आदमी आता है आपसे पूछता है कि P की दूरी क्या है, और अज्यूम करिए कि आपने उसको बताया कि P यहाँ से 3 किलोमीटर के दूरी पे है,
तो कैन ही एबल टू फाइंड P? सिर्फ आपके इतना कह देने से क्या वो आसानी से इस P को फाइंड कर लेगा? क्योंकि 3 किलोमीटर आपने बता दिया, तो 3 किलोमीटर हो सकता है कि P यहाँ भी हो सकता है 3 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे, या फिर P इधर भी कहीं हो सकता है, या फिर P यहाँ भी कहीं हो सकता है 3 किलोमीटर की दूरी पे, राइट? सो P कैन बी एनीवेयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम योर्स। तो आपने अगर उसको सिर्फ डिस्टेंस बताया तो वो नहीं पता कर पाएगा कि P के पास जाना कैसा है। डेफिनेटली वो पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरह से, बट उसको आसानी नहीं होगी, उसको सहूलियत नहीं होगी वहां तक पहुंचने में। लेकिन अगर आपने उसको उसी समय बता दिया कि P यहाँ से 3 किलोमीटर है और ये P का डायरेक्शन है, आप इस रास्ते चले जाइए, आप P तक पहुंच जाएंगे 3 किलोमीटर जाने के बाद। नाउ कैन ही एबल टू फाइंड P इजिली? डेफिनेटली। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने उसको इसकी दूरी तो बता ही दी थी पहले, साथ में उसका डायरेक्शन भी आपने बता दिया कि इस तरह से जाना है। इसीलिए वो बड़ी आसानी से P के पास पहुंच जाता है। और यही होता है वेक्टर्स, ठीक है? यही होता है वेक्टर्स। वेक्टर्स आर क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसे क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, उस तरह के क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स कहते हैं। नाउ वेक्टर्स क्यों? क्या वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में? यस, द आंसर इज यस। वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स में। और सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, बल्कि आपका जो पूरा फिजिक्स आप अब स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके होंगे डेफिनेटली, तो आपकी लगभग पूरी की पूरी फिजिक्स वेक्टर पे ही आधारित है। क्योंकि लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स में जो आपका अभी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, मान लेते हैं, फोर्स, ये सारा कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे के सारे वेक्टर से रिलेटेड है। इन सब में वेक्टर का यूज है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका अपना एक डायरेक्शन होगा, किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो रहेगा, तो उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए डेफिनेटली उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखाने के लिए हम वेक्टर्स का वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वेक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके फिजिक्स के लिए, इसलिए वेक्टर्स को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि मैथ्स में तो आपका है ही वेक्टर्स, जो टिपिकल अलजेब्राइक वेक्टर है वो मैथ्स में है, आपको करना है, बट मैथ्स से ज़्यादा ज़रूरत वेक्टर की आपको फिजिक्स में होने वाली है। फिजिक्स में इसका नीड आप समझेंगे कि वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट टूल है। और बहुत तरह की चीज़ें हैं, किसी इक्वेशंस को जियोमेट्रिकली भी, वेक्टर एक ऐसा टूल है ना जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को इस तरह से दिखा सकता है जिसको देखने के बाद उसका जियोमेट्रिकल व्यू भी आपके दिमाग में आ जाएगा। सो एक तरह से एनालिटिकली, जियोमेट्रिकली, दोनों तरह से इक्वेशंस को दर्शाने की क्षमता रखता है। सो वेक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। और जैसा मैंने कहा, आपके फिजिक्स में वेक्टर्स बहुत काम करने वाला है। और आगे अब जाके आप अगर फिजिक्स स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स में तो डेफिनेटली इसका काम है, आगे जब जाएंगे तो, ठीक है, टेंसर एनालिसिस वगैरह जब पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस वगैरह, कर्ल वगैरह आगे जाके जब पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो आपको वेक्टर्स का काम वहाँ पे तो है, बट फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम है। फिजिक्स में जैसे जैसे आप जाएंगे आगे, तो वेक्टर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए वेक्टर्स को बहुत ही ठीक से आपको समझना पड़ेगा, राइट? ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है अभी जो आपके जेईई एडवांस के सिलेबस में है, या इस लेवल के एग्जामिनेशंस के सिलेबस में जितना है, उसमें तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है वेक्टर, बट आगे बहुत ज़्यादा वेक्टर का काम है। इसीलिए ये जो क्लास हम कर रहे हैं ना वेक्टर का, अभी जो हम 2-3 क्लास करेंगे, ये वेक्टर का बेसिक नॉलेज है आपके लिए। सो वो नॉलेज, वो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, तभी आप आगे जाके सब कुछ समझ पाएंगे। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। इसीलिए बहुत ध्यान से वेक्टर्स को देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? और हाँ, ये इम्पोर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है, साथ में भी इसको समझना बहुत आसान है।
अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे ना तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वेक्टर अभी हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में कि वेक्टर सिर्फ एल्जेब्रिकली एनालिटिकली हम लिखते नहीं हैं, इसको ग्राफिकली भी दर्शा सकते हैं, इसीलिए इसको समझना बड़ा आसान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपसे कोई व्यक्ति, कोई आदमी आके यहाँ पूछता है कि P तक मुझे पहुँचना है, मैं कैसे जाऊँ। तो आपने देखा कि जब आपने उसको डायरेक्शन भी बता दिया और डिस्टेंस भी बता दिया तो वो उसने बड़ी आसानी से P को ढूंढ लिया। और यही वेक्टर होता है। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। Vectors are those quantities which have both magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है, ये होता है वेक्टर्स का डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का हमेशा मैग्नीट्यूड तो होता ही है, जैसे 10 न्यूटन 15 न्यूटन ऐसे करके हम देखते हैं, उसका डायरेक्शन भी होता है, राइट। एक्सीलरेशन फोर्स की तरह ही एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है ऑफ कोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी है, और भी बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी है। फिलहाल इन चारों को एज एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये चारों वेक्टर क्वांटिटी है, और इन चारों के जैसे और भी बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बहुत सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं, या स्केलर्स क्या होते हैं। सिंपली स्केलर्स क्वांटिटी या स्केलर्स उस तरह के क्वांटिटीज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है, दैट इज जिनको मेजर तो हम कर सकते हैं, बट जिनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर, अगर मुझसे कोई पूछ रहा है कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वो एक मेजरमेंट है बस, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। हाँ भाई, टेम्परेचर यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो एक नंबर है, बस एक मेजरमेंट का एक मेजरिंग नंबर है, जिसको हम कह रहे हैं कि हाँ भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह के क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर स्केलर क्वांटिटी ही होता है। कोई भी रियल नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर क्या है, एक नंबर है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे 2 मीटर 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी रियल नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऑब्वियसली मेजरेबल ही नहीं हो सकता है, तो उसको तो भूल जाइए आप। कोई भी रियल नंबर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए भाई, स्केलर्स are those quantities which have magnitude but no डायरेक्शन। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स उस तरह के क्वांटिटीज होते हैं
जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, generally any real number is a scalar quantity। ठीक है ना, रियल नंबर इमेजिन कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रियल नंबर ज़्यादा कहना ठीक होगा। कोई भी रियल नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। चलिए, तो ये हो गया स्केलर और वेक्टर्स का डेफिनेशन। डेफिनेटली स्केलर में आपको इतना ही जानना है, लेकिन स्केलर्स का यूज़ है आगे, क्योंकि रियल नंबर से हम आगे देखेंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, कभी ऐड करेंगे, तो वहाँ पे उसका यूज़ होने वाला है आपका, राइट। तो स्केलर्स का बस आपको डेफिनेशन याद रखना है, आगे बशर्ते इसका यूज़ है वेक्टर्स के साथ। अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स की अपनी जो असली स्टोरी है। यहाँ से आपने डेफिनेशन समझ लिया, अब क्या क्या करना है वेक्टर्स में। सबसे पहले तो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको देखते हैं, राइट। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब क्यों वेक्टर को क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? इसका कारण है कि वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड तो सिर्फ होता नहीं है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए डेफिनेटली हमें उसे ड्रॉ तो करना होगा। चलिए भाई देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और दूसरा होता है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेक्टर को हम ग्राफिकली दर्शा सकते हैं और एनालिटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है भाई? ये ग्राफिकल, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ड्रॉ करके दिखाना। ग्राफिकली किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से एक एरो की मदद से दिखाते हैं। ये एरो का लेंथ जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, और ये जो पॉइंटर है एरो का, ये इसका डायरेक्शन बता रहा है। ये जो है वो है जिसे इस वेक्टर का टेल कहा जाता है, और ये जो है P, ये इसका हेड है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि टेल ऑफ द वेक्टर है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट। जो हेड है उसे कहते हैं हम टर्मिनल पॉइंट और टर्मिनस। आपको ध्यान होगा जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे
तो वहाँ पे जो हमारा रिवॉल्विंग लाइन था वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि जहाँ से वो घूमना शुरू कर रहा था, उस पोजीशन को हम क्या कहते थे, इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पोजीशन। और जहाँ पे वो जाके अल्टीमेटली रुकता था उसको हम क्या कहते थे, फाइनल पोजीशन या टर्मिनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी पॉइंट इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल पोजीशन और टर्मिनल पॉइंट। तो वही यहाँ भी है, वेक्टर जहाँ पे खत्म हो रहा है उसको टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनस कहा जा रहा है, इसके हेड को। और ये जो इसका टेल है इसको हम ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, वेक्टर जहाँ से शुरू होता है उसको हम टेल कहते हैं, और जहाँ पे खत्म होता है यानी कि ये वाला जो एंड है पी, इसको हम हेड ऑफ द वेक्टर भी कहते हैं। चलिए, इस तरह से ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सबसे पहले। चलिए, कपड़ा थोड़ा सा भीगा हुआ है इसीलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। एनालिटिकली किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर है, एनालिटिकल मतलब जिस तरह से अलजेब्रा में क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी सिंबल से ए बी सी डी ऐसे करके एक्स वाई जेड इस तरह करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। सो अलजेब्रिकली वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे देखते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि ये हमारा अभी जो वेक्टर हमने देखा था वही वेक्टर है ओपी। ठीक है, अब इस वेक्टर को हम एनालिटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इस वेक्टर को एक नाम दे सकते हैं। मान लेते हैं इस वेक्टर को हमने नाम दिया वेक्टर ए। इस तरह से तो एनालिटिकली किसी वेक्टर को इसी तरह से हम दर्शाते हैं। एक सिंबल लेते हैं, एक कोई लेटर लेते हैं, जैसा कि हमने ए लिया है, और उस लेटर के ऊपर ये छोटा सा एरो दे देते हैं। या तो इस वेक्टर को हम, अगर हम इस सिंबल को नहीं मानना चाहते हैं, तो इस तरह भी दर्शा सकते हैं, वेक्टर ओपी। ठीक है, ओपी लेंथ को दर्शा रहा है सिर्फ, अभी हम देखेंगे। और ये जो वेक्टर जैसे ही हमने इसके ऊपर लिख दिया तो हमें पता चल गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं वेक्टर ओपी या फिर वेक्टर ए। इस तरह से इसको रीड करते हैं, राइट। अब इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे दर्शाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर ओपी इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहा जाता है। ये जो साइन है इसी से रिलेटेड हम इनइक्वालिटी करने वाले हैं, और मॉड्यूलस ऑफ ओपी। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का, उस वेक्टर का मॉड्यूलस, उस वेक्टर का एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। चलिए भाई, तो ये हो गया एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब रिप्रेजेंटेशन आपने वेक्टर का जान लिया, ये भी आपको पता चल गया कि इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर के प्रॉपर्टीज शुरू हो रहे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बहुत जगह पे इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो एडिशन नहीं कराते हैं, वो क्या करते हैं कि उसी को लिखते हैं कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सही तरीका नहीं है। उसका कारण ये है कि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर एडिशन का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और ट्राइंगल लॉ से
और पैरेललोग्राम लॉ से हम 2 वेक्टर का ही एडिशन दिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर का एडिशन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से जनरली वेक्टर ऐड किए जाते हैं। उनको ग्राफिकली हम लोग देखेंगे, एनालिटिकली भी समझेंगे, और उसके बाद हम लोग आगे जाके ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ेंगे और पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी देखेंगे। राइट, चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले 2 वेक्टर के एडिशन को समझते हैं और उसके बाद उसी को एक्सटेंड करके 2 से ज़्यादा वेक्टर के एडिशन को समझेंगे। चलिए भाई, मान लेते हैं कि हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, एक वेक्टर है ए, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक वेक्टर है बी, और कहा जा रहा है कि इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है हमें। अब कैसे करेंगे? दोनों में से किसी एक वेक्टर को उठाते हैं यहां से, मान लेते हैं कि ए को यहीं पे रहने देते हैं और इस वेक्टर को उठाते हैं। याद रखिएगा वेक्टर का अपना डायरेक्शन होता है, तो ये जिस डायरेक्शन में है इसको उसी डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, regardless of the position of its initial and final points, you don't have to change the direction of this vector. आप that means इस वेक्टर को उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं पूरे प्लेन में, बट इसका डायरेक्शन यही होना चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए। तो हम ऐड करने के लिए क्या करते हैं, इस वेक्टर को यहाँ से उठाते हैं, इस वेक्टर को उठा के हमने यहाँ से उठा लिया, गायब यहाँ से कर दिया। डायरेक्शन आपको याद होगा ऐसे था, इस वेक्टर का जो इनिशियल पोजीशन है यानी कि टेल है उसको इस वाले वेक्टर पे यानी कि जिसके साथ ऐड करना है उसके हेड पे रखेंगे और उसी डायरेक्शन में इस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ये हमारा वेक्टर बी है। अब इसका सम, इसे हमें जोड़ना है, तो इसका जो सम होगा जिसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो रिजल्टेंट एक नया वेक्टर बनेगा जो वेक्टर पहले वाले के इनिशियल पॉइंट को टच करते हुए फाइनल वाले के हेड को ऐसे टच करेगा, और इसका डायरेक्शन जो होगा इस तरफ होगा, यानी कि डायरेक्शन जो होगा फाइनल वाले के हेड के तरफ ही होगा। तो दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट और सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। मान लेते हैं इसको हमने नाम दिया वेक्टर सी, सो वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। राइट, और एक्चुअली में इसी को हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी, और कई जगह पे इसी से बस एडिशन को समझा के छोड़ दिया जाता है, वो सही नहीं है। अब हम देखते हैं ये, इसको क्या कह सकते हैं हम, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि भाई ये तो 2 ही वेक्टर को मैंने ऐड किया, क्या हो अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करना हो? कुछ नहीं करना है, एडिशन का तरीका यही होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि वेक्टर एडिशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, यानी कि जरूरी नहीं है, आगे हम अभी देखेंगे भी उसको, जरूरी नहीं है कि इस वेक्टर को यहाँ रखा और इस वेक्टर में ही हमें ये वाला वेक्टर जोड़ना है। हम क्या कर सकते थे कि बी को यहीं रहने देते और ए को उठा के फिर बी के साथ ऐसा कर देते। मतलब क्या, मान लेते हैं बी यहाँ पे है, वेक्टर बी ऐसे करके है, ठीक है, और हमें जोड़ चाहिए बी और ए का, ए और बी का। तो क्या करेंगे, बी को यहीं पे रहने देते, ए को यहां से उठा के बस
ई का इनिशियल पॉइंट इसके टेल पे रखा और फाइनल पॉइंट जो है अपने इस ओरिजिनल डायरेक्शन में पहले से है, तो हमारा जो नया वेक्टर होगा जो कि इन दोनों का सम होगा, रिजल्टेंट होगा, वो क्या होगा, वो पहले वाले वेक्टर के टेल से लेके फाइनल वाले वेक्टर के हेड की तरफ इस तरह से होगा, वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस a। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी। तो वेक्टर एडिशन ऑर्डर ऑफ एडिशन पे डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर मायने नहीं रख सकता है। किसी को पहला वेक्टर रख सकते हैं और उसके बाद जोड़ना शुरू कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। अब मान लेते हैं आपकी क्यूरियोसिटी जो है ये है कि what if there are more than 2 vectors, what if there are n vectors, how can we add all those vectors, or what is the resultant of all those vectors, right? देखते हैं कि अगर n वेक्टर होगा तो हम क्या करेंगे। तरीका यही है, कुछ नहीं करना है, कोई भी पहला वेक्टर एज अ पहला वेक्टर चुनना है हमें, उसके बाद जिसको ऐड करना है उसके साथ उसका टेल उसके हेड पे उसी डायरेक्शन की तरफ, उसके बाद तीसरा वेक्टर वहाँ पे जिसको ऐड करना है उसका टेल दूसरे वाले के हेड पे, और ऐसे ही करते जाएंगे। जो हमें फाइनल मिलेगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो एक नया वेक्टर होगा जो कि पहला जो इनिशियल वेक्टर था उसके टेल को टच करता हुआ फाइनल वेक्टर का हेड के तरफ जाएगा। वही उसका लेंथ होगा और उसका डायरेक्शन डेफिनेटली फाइनल वेक्टर के हेड के तरफ होगा। देखिए कैसे। सपोज कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, मान लेते हैं कि एक वेक्टर है ये a1, वेक्टर a1, एक वेक्टर है हमारा वेक्टर a2, एक वेक्टर है वेक्टर a3, और ऐसे ही कर करके हमारे पास एक वेक्टर है जो कि वेक्टर an है। ये n वेक्टर्स हैं, a1, a2, a3 एंड सो ऑन टू an, इस तरह करके इसको ऐड करना है। तो मैं भाई सबसे पहले अपना a1 को रखूंगा यहीं पे, ठीक है, a2 को यहाँ से उठाऊंगा और इस तरह से इस पे रख दूंगा। a2, उसके बाद मैं a3 को उठाऊंगा उसके डायरेक्शन में इस तरह से रख दूंगा। उसके बाद a4, a5, a6, इसी तरह मान लेते हैं कि ये करते करते कुछ मेरा इस तरह से यहाँ तक, ये जो वेक्टर है मेरा अंत में, ये जो पॉइंट है ये दर्शा रहा है किस वेक्टर का डायरेक्शन, इससे जस्ट पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन। तो ये an वेक्टर an है तो इससे जस्ट पहले वाला वेक्टर an-1 होगा। तो ये डायरेक्शन उसी को दर्शा रहा है, क्योंकि अब भाई इन वेक्टर्स को तो यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि n कितना भी, n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। इसीलिए a1, a2, a3 एंड सो ऑन टू an को अब फाइनली ऐड करेंगे। तो an को क्या करेंगे, ये जो वेक्टर है इस an से जस्ट पहले वाला, यानी कि ये वेक्टर, इसके हेड पे इसका इनिशियल पॉइंट रखेंगे और इसको इसी डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये वेक्टर an हो गया। अब इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक ऐसा वेक्टर जो कि पहले वाले वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से लेके और फाइनल वाले वेक्टर के फाइनल पॉइंट तक, जिसका लेंथ होगा और इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि फाइनल वाले के हेड पे है, हेड के तरफ है। सो ये हो गया इस वेक्टर का रिजल्टेंट, जिसको हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर r है, वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 एंड सो ऑन टू वेक्टर an। तो दिस इज द एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वेक्टर एडिशन में आपने देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब बढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स की तरफ और देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। थोड़ी देर में हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी देखेंगे, ठीक है। आपने ये समझ लिया, अब कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी एडिशन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऑपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। देखते हैं ऑपोजिट वेक्टर्स। मान लेते हैं कि ये वेक्टर हमारा है ए। अब ए का जो ऑपोजिट वेक्टर होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो भाई इसके बराबर ही होगा। तो मैग्नीट्यूड यानी कि इस लाइन का जो लेंथ होगा वो तो इतना ही होगा, लेकिन इस अपोजिट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इस ओरिजिनल वेक्टर से उलट होगा, यानी कि रिवर्स होगा, यानी कि अपोजिट होगा, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। तो इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, और अपोजिट वेक्टर को हम दर्शाएंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए से, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर्स। आपने ऑपोजिट वेक्टर जान लिया, नाउ यू आर रेडी टू लर्न अबाउट डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। चलिए देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। चलिए difference of vectors। Difference of vectors A and vector B is a vector C such that वेक्टर C इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। ये तो आपने समझ लिया यहाँ पे, क्योंकि अलजेब्रा में भी यही करते हैं अगर डिफरेंस निकालना होता है तो। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक वेक्टर है A और ये एक वेक्टर है B। कहा जा रहा है कि वेक्टर डिफरेंस ऑफ ए और बी निकालने के लिए, यानी कि ये चीज निकालने के लिए कहा जा रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो कैसे करेंगे? एडिशन आपको पता है, अपोजिट वेक्टर भी पता है। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ नेगेटिव साइन चाहिए। वो कैसे आएगा? जिस वेक्टर को घटाने का हमें मन है, सबसे पहले तो उस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर ले लेंगे। बी का अपोजिट ये वेक्टर हो गया, सो दिस इज माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब इस माइनस वेक्टर बी को, यानी कि ये अपोजिट वेक्टर जो है बी का, उसको इस वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे तो हमें ये नहीं मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसको उठाते हैं, इसको ऐड करते हैं सिंपली। तो ऐड तो कैसे किया जाता है आपको पता है। ये हो गया वेक्टर माइनस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट बताने की जरूरत है नहीं आपको, राइट। ये हो गया वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे दो वेक्टर से, दो से ज्यादा वेक्टर को अगर हमें उनमें से कितनों को भी घटाना होगा, उन वेक्टर्स का ऑपोजिट लेंगे और बस ऐड करते जाएंगे उसी तरह से, तो हमें वो घटता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंस निकालते हैं वेक्टर्स का। चलिए डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स भी आपका हो गया। अब समझते हैं कि नल वेक्टर्स क्या होता है। नल वेक्टर्स क्या होते हैं? नल वेक्टर्स, सपोज करिए कि ये जो डिफरेंस है
if vector a minus vector b is equal to 0, right? That means वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b। अब ये इक्वलिटी, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। अभी जस्ट हम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स को देखने वाले हैं, जस्ट इसके जस्ट बाद। तो जब भी a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर b होगा तो ये डिफरेंस तो 0 आएगा, राइट? ये डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए, अब 0 है क्या? अगर इसको हम इस c से दिखाएं इसके जगह, क्योंकि c इज इक्वल टू ये है, अगर यहाँ पे c लिखे तो वेक्टर c इज इक्वल टू 0। तो नल वेक्टर का मतलब है कि जिस वेक्टर का वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड 0 हो, और जब भी नल वेक्टर हम कहेंगे उसको हम 0 वेक्टर भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और जिसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है। नल वेक्टर को हम इस तरह से कभी कभी दिखाते हैं 0 को ऊपर वेक्टर देके, नहीं तो जनरली हम बस इस तरह 0 लिख देते हैं, ठीक है? ये होता है हमारा नल वेक्टर, दैट इज अ 0 वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, उसी को नल वेक्टर कहा जाता है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। चलिए भाई, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर इक्वल होंगे उसी केस में जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है? टू वेक्टर्स a and vector b are equal if and only if the magnitude of A, पहले तो लिख देता हूं स्टेटमेंट, उसके बाद मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिख दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इफ they have equal in magnitude and same direction, ठीक है? दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल होंगे जब वो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होंगे ही, डायरेक्शन वाइज भी सेम होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तभी वो बराबर होंगे, ठीक है? अब इसको समझ लेते हैं। एक पैरेलल लाइन है, ये 2 मीटर का है और ये अभी डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूं मैं, ये 2 मीटर का है और ये 3 मीटर का है। तो ये दोनों रॉड जो है, ये दोनों जो रॉड का लेंथ है ये डेफिनेटली अलग अलग है, लेकिन ये भी अगर 2 मीटर है तो दोनों का लेंथ सेम है, राइट? जैसे कि इस पेन को मैं खोल दूं तो ये दोनों पेन का लेंथ क्या है? सेम हो गया। अब अगर इन दोनों को अगर वेक्टर के थ्रू समझे तो इसका, इस पहले वाले रॉड का डायरेक्शन ये है, इसी के इक्वल एक दूसरा रॉड अगर इक्वल होगा, इक्वल की बात कर रहा हूं, तो इसका डायरेक्शन इसी तरह होगा और लेंथ इसका भी 2 मीटर होगा। ये हो गया इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ठीक है? चलिए, अब वेक्टर को कैसे दर्शाया जाता है ये आपने देख लिया। अब चलिए एक वेक्टर को आप दर्शाइए एज ए न्यूमेरिकल। मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम आपसे पूछ रहा हूँ और पिछले क्लास में यही थोड़ा सा
करवाना चाहिए था मुझे। तो जो नए स्टूडेंट्स हो ना, है ना, उनको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। सो दैट इज द पर्पस ऑफ डूइंग वेक्टर्स अगेन, स्टार्टिंग इट अगेन एक्चुअली। चलिए represent graphically a force of magnitude 10 Newton in north of east। आपसे पूछा जा रहा है कि एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का है। इस फोर्स को आपको ग्राफिकली दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है। डायरेक्शन जो है इन 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, मतलब ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। सबसे पहले तो डायरेक्शन हम देख लें, ईस्ट वेस्ट, तो क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ और ये साउथ। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो हमारा फोर्स है उसको F से, वेक्टर F से हम दर्शा रहे हैं। इनिशियली मान लेते हैं कि वेक्टर यहाँ पे E के तरफ है। अब कह रहा है कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से वेक्टर 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, यानी कि यहाँ से इधर रोटेट करके ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये वेक्टर है। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसी फोर्स को आप दर्शाइए 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, तो यही फोर्स यहाँ से ईस्ट से 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री के तरफ साउथ में हो जाएगा। तो इस तरह से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट दर्शाते हैं डायरेक्शन के साथ, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। किसी भी वेक्टर को अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। Suppose M be a scalar quantity and a vector A be the given vector। कोई वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, वेक्टर A। तो जब हम therefore M into the product of M and vector A is equal to M into vector A, यही इसका प्रोडक्ट है। हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेक्टर यहां पे लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। M क्या होगा, M डेफिनेटली एक स्केलर क्वांटिटी है, किसी चीज का कुछ कोई मैग्नीट्यूड, कोई नंबर, कोई रियल नंबर होगा M, राइट। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ M वेक्टर A इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ M इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। इसको MA भी लिख सकते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। चलिए भाई याद रखिएगा, द प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियरली द प्रोडक्ट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
प्रोडक्ट क्या है हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है क्या क्या हो गया, जीरो वेक्टर आपने कर लिया। अब कुछ लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा देख लेते हैं, राइट। और यहीं पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी देख लेंगे। चलिए भाई, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, जैसा कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स में देख रहे थे कि ऑर्डर ऑफ एडिशन पे डिपेंड नहीं करता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सो ये क्या है, जब एडिशन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करे तो उसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। दूसरा, इसको अभी हम प्रूव भी कर देंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ब्रैकेट के अंदर है इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट के अंदर प्लस वेक्टर सी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब ये सारे लॉ जो है एलिमेंट्री अलजेब्रा में भी वैलिडेट होते हैं, उसमें भी ये वैलिड होते हैं। यहाँ उन्हीं को हम जब वेक्टर में एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि ये वैलिड होंगे। डेफिनेटली इसको भी प्रूफ करेंगे और अभी इसको भी प्रूफ कर देंगे, आप देख लीजिएगा ग्राफिकली। एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। 3 m इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू a इंटू वेक्टर m। यानी कि जब किसी स्केलर के साथ किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन भी ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं करता है। आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, ये क्या है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, राइट। देखिए, जब उलट पलट हो गया तो उसको कम्यूटेटिव कहते हैं। 4 m इंटू n वेक्टर a, जहाँ की m और n दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, इज इक्वल टू mn इंटू वेक्टर a। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा एसोसिएटिविटी से दिखा दिया गया है। इस ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर्स। 5 m प्लस n इंटू वेक्टर a इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर a प्लस n इंटू वेक्टर a। सिंपल एलिमेंट्री अलजेब्रा में ये लॉ जो आप अप्लाई करते हैं हमेशा, वही यहाँ भी लग रहा है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक है हमारा m इंटू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, आप समझ गए होंगे, वेक्टर ma प्लस वेक्टर mb। ये भी कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव
लॉ। सबसे पहले तो इन सारे लॉज को लिख लीजिए। अब ये सारे तो एक्सियोम्स एक तरह से हो गए जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। करना चाहे तो आप बड़ी आसानी से खुद से कर सकते हैं। ये और ये मैं ग्राफिकली आपको दिखा दे रहा हूँ प्रूफ करके, ठीक है। और ये दोनों करने के बाद आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। पिछला जो क्लास मैंने वेक्टर का कराया था वो लंबा हो गया था थोड़ा, तो बहुत लोग बोर भी हो गए होंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी ऐसी आवश्यकता हो जाती है कि हमें लगता है कि जो पहले का क्लास है वो उसमें थोड़ी सी कमी है। तो यही मुझे भी लगा, जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है उसमें। सो उसी को पूरा करने के लिए आज का क्लास मैं करवा रहा हूँ। चलिए प्रूफ करते हैं पहले कम्यूटेटिविटी और ये एसोसिएटिविटी। यहीं पे हम पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी देख लेंगे और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो पहले भी देख लिया है। यहां से इरेज कर देता हूं क्योंकि इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले इसको प्रूफ करते हैं। प्रूव दिस। कुछ नहीं करना है, वेक्टर ए और ये मान लेते हैं हमारा वेक्टर बी है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, एक नया वेक्टर जो कि होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ये इसके बराबर है, इसको कैसे दिखाएंगे। ये तो हो गया सिंपली हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहीं पे पैरेललोग्राम लॉ होता है। इसको क्या करना है हमें, मतलब जानबूझ के मैं इसको थोड़ा यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे मैं जगह छोड़ूंगा, कुछ और दिखाना है आपको। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये जो है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब भाई ये भी दिखाना है कि ये इसके बराबर है। कुछ भी नहीं करना है, इसी वेक्टर का एक क्लोन लेंगे। क्लोन मतलब सेम यही वेक्टर मान लीजिए, इसको इसी डायरेक्शन में ए के टेल से लेके इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसका हेड यही रहेगा। ये वेक्टर बी हो गया। अब इस वेक्टर में इस वेक्टर ए के क्लोन को ऐड कर देते हैं तो डेफिनेटली ये इक्वल वेक्टर होगा। ए यहाँ पे है तो इसी का इक्वल वेक्टर होना चाहिए, जैसे कि बी का इक्वल बी यहाँ लिया था तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जैसे ही हम इस तरह करेंगे ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है, ये क्या है भाई, बी को ए के साथ ऐड कर रहे हैं हम। दैट मीन्स ए को यहाँ पे बी के साथ ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे बी को ए के साथ ऐड किया था, हमें रिजल्टेंट ये मिला था। अब जब ए को बी के साथ ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले वाला यानी कि बी वेक्टर के टेल से लेके और जो ये ए वेक्टर का हेड है वहाँ तक इसके हेड के तरफ डायरेक्टेड एक नया वेक्टर मिलेगा जो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर सी। वेक्टर सी क्यों इसका नाम दिया मैंने, क्योंकि भाई यही वेक्टर सी है तो इसको भी सी ही नाम, क्योंकि सेम वेक्टर है ना, ये लाइन देखिए आप सेम है। तो ये वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। अगर इस कंस्ट्रक्शन को, इस फिगर को हम नाम दें ओ पी क्यू आर, तो हम देख सकते हैं कि ओ पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है, यही डायगोनल जो है ए और बी के एडिशन को, यानी कि ए और बी के रिजल्टेंट वेक्टर को, दैट इज सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल हमें दो वेक्टर का एडिशन दिखाए ना, तो उसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देख लिया। तो यही मैं शुरू में कह रहा था कि कई जगह पे सिर्फ पैरेललोग्राम लॉ या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिखा के एडिशन को कंप्लीट कर दिया जाता है। दैट इज नॉट करेक्ट। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आपको सबसे पहले समझना होता है। ये सारा कुछ उसका पोर्शन है, उसके ही पार्ट्स हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं कि प्रूफ हो गया क्लियरली द सेम diagonal represents vector C, therefore vector A plus vector B is equal to vector B plus vector A, right? That is vector addition are commutative. ठीक है, प्रूव्ड। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब प्रूफ करते हैं इसको। अगर जियोमेट्रिकली आप देखेंगे ना, ग्राफिकली आप देखेंगे तो बड़ा ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है। चलिए भाई, मान लेते हैं कि ये हमारा है एक वेक्टर ए। अब वेक्टर बी प्लस सी, वेक्टर बी प्लस सी क्या है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वेक्टर बी और सी क्या है। चलिए भाई, मान लेते हैं कि ये जो है हमारा वेक्टर बी है और ये जो है हमारा वेक्टर सी है, करेक्ट? अब ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी और वेक्टर सी ब्रैकेट में, यानी कि इसका, इन दोनों का रिजल्टेंट, वेक्टर बी और सी का रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर जो बी के टेल से लेके सी के हेड तक जाएगा और सी के हेड की तरफ डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब ए और इस वेक्टर यानी कि इसका एडिशन क्या हो जाएगा? ए का वेक्टर और ये जो वेक्टर है इसका टेल आप देख पा रहे हैं कि ए के हेड से लेके यहाँ तक है, तो इसका और इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एक वेक्टर जो कि ए के टेल से लेके वेक्टर बी प्लस सी के हेड तक जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी, देखिए क्या, कैसे? ए प्लस बी प्लस सी, तो सबसे पहले तो ए और बी, यहां पे एरो कर दीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? एक ऐसा वेक्टर जो कि इस तरह से डायरेक्टेड होगा, यानी कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो गया। इसका एडिशन इस वेक्टर सी के साथ दिखाना है, तो हम देख रहे हैं कि जो a प्लस बी को के साथ जब c को ऐड करेंगे तो c का टेल a प्लस बी के हेड की तरफ है, पास है, और इस तरह से ड्रॉ किया गया है यहाँ तक। और a प्लस बी प्लस सी भी हम देख रहे हैं, इसका रिजल्टेंट क्या है हमारा? ध्यान से देखिए, a प्लस बी के टेल से, यानी कि a वाले वेक्टर के टेल से लेके और वेक्टर c के हेड तक, यानी कि यही चीज है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। यही लाइन इसको भी दिखा रहा है और इसको भी दिखा रहा है, इसलिए वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। प्रूव्ड, राइट? सेम वेक्टर दिखा रहा है तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ग्राफिकली ही इसको समझना है।
ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, साफ साफ आपको दिख रहा है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि सिंस द सेम वेक्टर रिप्रेजेंट्स दिस एंड दिस एज वेल एज शोन इन दिस फिगर, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज वेक्टर एडिशन आर एसोसिएटिव एज वेल। सो आज के क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग यूनिट वेक्टर्स वगैरह देखेंगे, राइट। चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो। कर लीजिए पहले। कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के क्लास में थोड़ा सा इलस्ट्रेशन भी हो गया, ये सारा कुछ प्रूफ भी आपने देख लिया, तो ये ज़्यादा आपको समझ में आएगा, राइट। इसीलिए यही कारण था कि इस क्लास को मुझे लगा कि फिर से करवाना चाहिए। सो हम लोग 3 पार्ट्स में वेक्टर्स को बांट लेंगे। ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा 1 हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में। देन वेक्टर अलजेब्रा 2 होगा, जहाँ की यूनिट वेक्टर्स वगैरह सब कुछ करेंगे, और एक लास्ट क्लास होगा जहाँ के वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।